हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग ये नया चैप्टर ग्रेविटेशन का शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग जब ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोगों के दिमाग में हमेशा ग्रेविटी को लेकर के न्यूटन की पिक्चर आती है कि न्यूटन ने ही ग्रेविटी के बारे में सारी अंडरस्टैंडिंग दी, जो कि गलत नहीं है बिकॉज जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन ने दिया। लेकिन न्यूटन की ग्रेविटी के लॉ देने से पहले बहुत से लोग थे, जिनमें कॉपरनिकस, गलीलियो, टाइको बराह, इस तरह के लोग थे जिन्होंने काफी ढेर सारा डेटा कलेक्ट किया प्लैनेट के मूवमेंट पे। और उन प्लैनेट का मूवमेंट जो ग्रेविटी से गवर्न था, तो उसी नॉलेज को यूज करके न्यूटन ने फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाद में डेवलप किया। तो इन तमाम लोगों में से टाइको बराह के एक असिस्टेंट थे केपलर, जिन्होंने टाइको बराह का जो भी डेटा कलेक्ट हुआ था उसको यूज करके एनालाइज किया। और उस एनालिसिस के बीच के बेसिस पे उन्होंने 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिए, जिनको हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों लॉज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इन 3 लॉ के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला लॉ जो है केपलर का, इसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं। और ये लॉ कहता है ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स क्या होता है, बहुत से लोग शायद तक जिन्होंने भी मैथ्स में इलिप्स पढ़ा नहीं होगा, वो लोग बहुत अच्छे से इसको जानते नहीं होंगे। तो बेसिकली इलिप्स एक अंडाकार सा फिगर है, कुछ इस तरीके का, बहुत अच्छा नहीं बना। और जो इलिप्स होता है, इसकी ये जो लेंथ होती है, इसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं। इसकी वैल्यू 2a होती है। और जो ये दूसरी वाली लेंथ है जो कि थोड़ी छोटी है, इसको माइनर एक्सिस कहते हैं और इसकी वैल्यू 2b लेते हैं। तो एक साइड की जो थिकनेस इसको 2b ले लिया, एक साइड की थिकनेस 2a ले लिया। ये जो मेजर एक्सिस होती है, इस पे 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको हम फोकस कहते हैं। तो रादर 2 है इसलिए वर्ड फोकाई हो गया, विच इज बेसिकली प्लूरल ऑफ फोकस। तो क्या होता है, जो प्लैनेट है वो इस तरह की किसी शेप में मूव करता रहता है और इसमें से किसी एक फोकाई पर सन जो है वो रखा होता है और प्लैनेट कुछ इस एलिप्स के ऊपर इस तरह से होता है और इस तरीके से मूव करता रहता है। तो ये जो बेसिक आइडिया है, ये प्लैनेट्स इस तरीके से इलिप्टिकल शेप में मूव करते हैं। इस चैप्टर में बहुत जगह हम लोग इलिप्स की बजाय सर्किल ले लेंगे प्लैनेट के मूवमेंट के लिए, जो कि बहुत गलत नहीं, बिकॉज सर्किल भी एक लिमिटिंग केस में इलिप्स जैसी ही चीज है। और सर्किल के लिए जो ये कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए हम लोग सर्किल लेकर के काम चला लेते हैं। पर रियल लाइफ में जो प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। दूसरा लॉ जो है, इसको हम लॉ ऑफ एरियाज कहते हैं। और ये लॉ कहता है कि द लाइन दैट जॉइन एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सपोज करो ये मेरा सन है, ये मेरा प्लैनेट है जो कि इलिप्स के फॉर्म में मूव कर रहा है। सपोज करो अभी ये प्लैनेट यहां पर है और डेल्टा टी टाइम के बाद ये कहीं थोड़ा आगे चला जाता है। तो डेल्टा टी टाइम में जो ये एरिया कवर करेगा, ये एरिया डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। इन्होंने कहा कि इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम अगर कवर हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा ए बाई डेल्टा टी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ये मेरा लॉ ऑफ एरिया, यानी कि जो एरियल वेलोसिटी है, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। ये जो एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम है, इसको हम डेराइव भी कर सकते हैं। सपोज करो ये मेरा सन है और ये प्लैनेट है। तो जो प्लैनेट है, इसके ऊपर सन जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है। ग्रेविटी का जो फोर्स है, अभी मैंने बताया तो नहीं, हम लोग आगे चल करके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। लेकिन ग्रेविटी का जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूं कि एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये हुआ कि फोर्स इज पैरेलल टू रेडियस वेक्टर। अब अगर फोर्स जब रेडियस वेक्टर के पैरेलल होता है, यानी कि सेंटर फोर्सेस के लिए क्या कंसेप्ट होता है कि जो r क्रॉस f होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज दोनों पैरेलल है तो साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और r क्रॉस f की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये जो प्लैनेट मूव कर रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम L
कांस्टेंट है। एल कांस्टेंट है, इसका मतलब एल की वैल्यू m r क्रॉस v है और ये कांस्टेंट है। ये तो मैंने एल के टर्म में निकाल लिया। अब आप सोच रहे होगे अरे एल कहां से ले आए, मैं तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी की बात कर रहा था। तो मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखता हूं। सपोज करो ये इनिशियल पोजीशन मेरी P है, फाइनल पोजीशन Q है। तो अगर क्लैरिटी के लिए मैं इस ट्राइंगल PQS को अलग बना लूं तो ये मेरा पॉइंट P हुआ, ये Q हुआ और ये S हुआ। तो ये तो मैंने जानबूझ करके बड़ा ट्राइंगल बना लिया है। लेकिन अगर मैं डेल्टा ए बाई डेल्टा टी ले रहा हूं तो डेल्टा ए और डेल्टा टी दोनों ही इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज होंगी, इसलिए ये जो मेरा पी क्यू होगा ये बहुत ही छोटा सी चीज होगी। और अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहूं तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया, मान लो इस एरिया को मैं डेल्टा ए कहूं, तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया डेल्टा ए जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी एस के इक्वल होती है। और चूंकि मैं एरिया का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं इसलिए मैं यहां पर मॉड लगा दूंगा। अब अगर मैं देखूं तो मेरा वेक्टर पी क्यू है, ये वास्तव में वेक्टर वी डेल्टा टी है और वेक्टर पी एस जो है ये एक्चुअली माइनस आर है या आर है, जो भी ले लो, माइनस आर है। इसे डेल्टा ए की वैल्यू हो गई हाफ ऑफ मॉड ऑफ पी क्यू का मतलब हो गया वी डेल्टा टी, जहां पे वी वेक्टर है, डेल्टा टी तो कोई स्केलर ही है, इंटू माइनस आर इंटू वी डेल्टा टी को, डेल्टा टी स्केलर इसको मैं बाहर निकाल लूं और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी की वैल्यू हाफ ऑफ मॉड ऑफ आर क्रॉस वी हो जाएगी। अब अगर मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एम आर क्रॉस वी है तो हाफ ऑफ आर क्रॉस वी का मतलब हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम बाई 2m, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास का हाफ है वही मेरी एरियल वेलोसिटी है। एंड ऑब्वियसली चूंकि टॉर्क जीरो है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसलिए एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। थर्ड लॉ इन्होंने दिया, इसको हम लॉ ऑफ पीरियड्स कहते हैं। ये कहते हैं कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट is proportional to cube of the semi major axis of the ellipse traced out by the planet। यानी अगर मैं ये प्लैनेट का एलिप्टिकल पाथ बनाऊं तो ये जो लेंथ है मेजर एक्सिस को मैंने बताया था ये 2 है, सेमी मेजर एक्सिस का मतलब है हाफ ऑफ दिस यानी कि a। तो ये कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है यानी कि टी स्क्वायर जो है वो a क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो मतलब मान लो मेरे पास कोई दो प्लैनेट्स है, सपोज करो अर्थ को मैं मार्स से कंपेयर करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड ऑफ मार्स का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का क्यूब अपॉन AM का क्यूब, जहां पर AE जो है वो अर्थ के ऑर्बिट की सेमी मेजर एक्सिस है और AM जो है वो मार्स के ऑर्बिट की सेमी मेजर एक्सिस है। तो इसको हम लॉज ऑफ पीरियड कहते हैं। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इन तीनों लॉज में से जो पहले वाला लॉ है वो तो क्वालिटेटिव लॉ है, उसमें तो खाली उनके पाथ का जो मोशन है वो एलिप्टिकल है वही बताया गया है। तो सेकंड और थर्ड लॉ जो है ये इंपॉर्टेंट है और उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो इस पे एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। इन्होंने कहा कि लेट द स्पीड ऑफ प्लैनेट एट द पेरीहीलियन, पेरीहीलियन का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे प्लैनेट सन के सबसे पास हो, P इन फिगर 8.1 है जो कि ये फिगर है BVP, यानी कि एक प्लैनेट है जो कि मूव कर रहा है और जब वो P पे था तो प्लैनेट की वेलोसिटी VP थी एंड द सन प्लैनेट डिस्टेंस SP इज इक्वल टू RP। यहां पर ये जो दूरी थी इसकी वैल्यू RP थी। रिलेट RP VP टू करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज एट द एपीहीलियन। एपीहीलियन का मतलब जब ये सबसे दूर है यहाँ A पर तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ सपोज करो VA हो गई और यहां पर ये डिस्टेंस RA हो गया। तो ये कह रहे हैं कि RP VP को RA VA से रिलेट करो। तो अभी मैंने लॉ ऑफ एरिया ड्राइव करते समय बताया कि जो मेरी डेल्टा A बाई डेल्टा T है इसकी वैल्यू हाफ ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर R क्रॉस वेक्टर V होती है। तो चूंकि ये मेरे पॉइंट P और पॉइंट A की खास बात क्या है कि यहाँ पे जो रेडियस वेक्टर और V वेक्टर है ये आपस में परपेंडिकुलर हैं,
ये दोनों, ये देखो 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री है, इसलिए खाली खाली ए और पी के लिए, अगर कोई दूसरा पॉइंट होता तो उसके लिए नहीं कह सकता था, ए और पी के लिए इसकी वैल्यू हाफ ऑफ आर भी लिख सकता हूं, और चूंकि एरियल वेलोसिटी कंजर्व्ड होती है, इसका मतलब आर पी वी पी की वैल्यू आर ए वी ए आ जाएगी। इसका मतलब जब मेरा आर पी छोटा है, यानी कि जब प्लैनेट सन के पास आएगा तो वहां पे प्लैनेट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब प्लैनेट सन से दूर जाएगा, जब आर ए बड़ा हो जाएगा, तो वहां पे वेलोसिटी कम हो जाएगी। दूसरा पार्ट पूछना है, विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रांसवर्स बी ए सी। बी ए सी मतलब बी से ए होते हुए सी की तरफ आना इस वाले हिस्से में, एंड सी पी बी, और दूसरे बार सी से पी होते हुए बी की तरफ आना, क्या इन दोनों मोशन में क्या इक्वल टाइम लेगा? तो जो मेरी ये लाइन बी सी है, जिसको मैं माइनर एक्सिस कहता हूं, ये इस इलिप्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और चूंकि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो चूंकि दोनों साइड जो एरिया है A1 इज इक्वल टू A2 है, इसलिए T1 इक्वल टू T2 ही होगा। तो ये जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रांसवर्स BAC एंड CPB, इसका आंसर यस हो जाएगा। अब अगला टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि ऑब्वियसली न्यूटन ने दिया था, हमको सबको पता है। तो ऐसा हम लोगों ने सुना है कि क्या कहते हैं, बेसिकली एप्पल गिरा और उसको देख करके न्यूटन को ख्याल आया और उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, पर ऐसा है नहीं। एक्चुअली जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का बेसिस जहां से न्यूटन ने निकाला, वो मोशन ऑफ मून पढ़ रहा था। तो न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि सपोज करो ये मेरी अर्थ है और इसके चारों तरफ ये मून एम मूव कर रहा है, तो मून कितनी दूरी पर है, ये हम लोगों ने जैसे मेजरमेंट वाले चैप्टर में शुरू में निकाला था, हम वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अर्थ के रेडियस का भी लोगों को अंदाजा था। तो तकरीबन लोगों ने ये दूरी कितनी है निकाल ही ली थी, और इसको चलने में कितना टाइम लगता है ये निकाल लिया था। इस तरह से एक तरह से लोगों को वेलोसिटी ऑफ मून की वैल्यू पता थी। तो न्यूटन ने कहा कि यार जो एक्सेलरेशन ऑफ मून होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सर्कल में मूव कर रहा है करीब करीब, वैसे तो एलिप्स में मूव कर रहा है पर वो करीब करीब सर्कल ही, मतलब अगर मैं मून के मोशन के लिए देखूं तो जो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस है वो ए और बी करीब करीब इक्वल है, तो सर्कल जैसा ही फिगर है। और यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको सर्किल ही लेकर के चलेंगे। तो न्यूटन ने सोचा कि जो इसका एक्सेलरेशन ऑफ मून होगा, तो जैसे किसी भी सर्कल में मूव करने वाली चीज का एक्सेलरेशन v²/r होता है, इसकी वैल्यू Vm²/rm होगी, जहां पर Vm वेलोसिटी ऑफ मून है और rm जो है ये मून की अर्थ के सेंटर से दूरी है। तो इस चीज को सॉल्व करके उसने am की वैल्यू निकाली, तो उसने पाया कि ये जो am की वैल्यू है, दिस इज वेरी लेस देन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसने न सिर्फ ये देखा कि am जो है वो g से बहुत कम है, बल्कि जब उसने g/am की वैल्यू निकालनी चाहिए तो उसकी वैल्यू करीब करीब rm का स्क्वायर, जहां पे rm जो है वो ये मून के रेडियस का की वैल्यू है, rm का स्क्वायर बाई re के स्क्वायर के इक्वल आई, जहां पे re जो है वो अर्थ का रेडियस है। तो यहां से उसने अंदाजा लगा लिया कि जो चीज दूर है उसका एक्सेलरेशन कम है, जो चीज पास है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, और जो डिपेंडेंस है वो इनवर्स ऑफ r² पे है। इसलिए उसने ये चीज का अंदाजा लगा लिया कि जो फोर्स है, बिकॉज एक्सेलरेशन ही फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, तो फोर्स जो है वो 1/r² से डिपेंड करता है। दूसरी बात ये तो हमको पहले से ही पता था कि ग्रेविटी का जो फोर्स है वो मास के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो भी बॉडी में, चाहे 1 किलो की बॉडी लूँ चाहे 10 किलो की बॉडी लूँ, तो 10 किलो की बॉडी पे जो ग्रेविटी का फोर्स लगता है वो 10 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास, मैं अर्थ को सपोज करो मास m1 ले लूँ और मेरे पास जो दूसरी बॉडी है उसको मास m2 ले लूँ, तो जो फोर्स है वो m2 के प्रोपोर्शनल है, और अगर फोर्स m2 के प्रोपोर्शनल है तो फोर्स की वैल्यू m1 के भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ को कोई स्पेशल वैल्यू तो मिलेगी नहीं, अगर इसके मास के प्रोपोर्शनल है दूसरे के मास के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इस तरीके से न्यूटन ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो फोर्स है वो m1 m2/r² के प्रोपोर्शनल है, या फोर्स की वैल्यू gm1 m2/r² है। ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन फोर्स जो है वो कोई स्केलर तो है नहीं, फोर्स वेक्टर है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं
तो फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर along माइनस आर कैप है, जहां पर आर कैप जो है वो रेडियस वेक्टर है और माइनस आर कैप रेडियस वेक्टर के ऑपोजिट यानी कि सेंटर की तरफ डायरेक्ट होने वाला यूनिट वेक्टर है। तो इस तरीके से मुझे फोर्स एज अ वेक्टर मिल गया। कई बार इसको मैं माइनस जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर आर कैप लिखता हूं, और चूंकि आर कैप की वैल्यू वेक्टर आर बाई आर होती है, इसलिए कई जगह आप इसको माइनस जी एम वन एम टू आर बाई आर क्यूब भी देख सकते हैं, पर दोनों एक ही बात। बेसिकली वो 1/r स्क्वायर है, और आर कैप को डिनोट करने के लिए मैंने वेक्टर आर बाई स्मॉल आर और लिख दिया, तो इसलिए वो डिनोमिनेटर में क्यूब हो गया। इस तरीके से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बन करके तैयार हो गया। अब जो F इज इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू आर कैप बाई आर स्क्वायर है, ये किसी बॉडी m1 पे लगने वाला फोर्स है किसी दूसरी बॉडी m2 की वजह से। ये वेक्टर मेरा r वेक्टर है, और इस पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो माइनस आर कैप के अलॉन्ग होगा। अब यहां पर खाली मैंने दो बॉडी ली थी। अगर मान लो इस m1 के चारों तरफ m2, m3, m4 जैसी और बॉडी हो तो मुझे परेशान नहीं होना है। मैं इन पे लगने वाले इन सारे फोर्सेस की वैल्यू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से निकालूंगा और उनको वेक्टर की तरह से ऐड कर दूंगा। अब अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो उन्होंने R12, R13 इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड से टर्म यूज करके समझाने की कोशिश की है। मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया, पर उससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उसको उस तरीके से हम लोग नहीं हैंडल कर रहे हैं। बेसिकली आइडिया क्या है कि मेरे पास कोई एक बॉडी होगी, उसके चारों तरफ और जो दूसरी बॉडी है, जो कि हार्डली 2 या 3 और होंगी, ऐसा कभी होगा नहीं कि 10 बॉडी का सवाल दे दें। उन 2-3 बॉडी की वजह से लगने वाले फोर्सेस निकालना। फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड F है वो जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर टाइप का ही होगा, और उसका डायरेक्शन हमेशा अट्रैक्टिव होगा। तो ये डायरेक्शन मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब जैसे हम लोग वेक्टर एडिशन करते थे, वेक्टर एडिशन करने के लिए क्या तरीका था कि मान लो मेरे पास कोई वेक्टर F1 है, कोई दूसरा वेक्टर F2 है, कोई तीसरा वेक्टर F3 है, तो हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस ले लेते थे, वाई एक्सिस ले लेते थे, और अगर मैं F इज इक्वल टू सम ऑफ वेक्टर F1 प्लस F2 प्लस F3 लिखता हूं, तो इसका मतलब Fx की वैल्यू F1 cos थीटा 1, जहां पर थीटा 1 ये वाला एंगल है, प्लस F2 cos थीटा 2 प्लस F3 cos थीटा 3 हो जाती है। और ऐसे ही F के y कोऑर्डिनेट Fy की वैल्यू F1 sin थीटा 1, ये भी 1 है, प्लस F2 sin थीटा 2 प्लस F3 sin थीटा 3 हो जाती है, जहां पर ये एंगल थीटा 1 है, ये वाला एंगल थीटा 2 है, और ये वाला एंगल थीटा 3 है। अब हम लोग जैसे वेक्टर ऐड करते थे उसी तरीके से वेक्टर ऐड कर लेंगे। बल्कि उन्होंने अच्छा क्या काम किया कि एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे दिया है, तो इसको कर लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि 3 इक्वल मासेस ऑफ m किलोग्राम ईच आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके ये 3 मास ABC mm के रखे हुए हैं। What is the force acting on a mass 2m? ये 2m का मास रखा है, placed at centroid G of the triangle। पार्ट बी है What is the force if mass at the vertex is doubled? तो ये मैं नहीं करूंगा, ये आपके लिए छोड़ दूंगा, थोड़ा सा हिंट दे करके पहला वाला पार्ट में कर रहा हूं। पार्ट ए में मुझे सबसे पहले FA, FB और FC का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो यहां पर लकीली क्या अच्छी बात हो रही है कि जो A, B और C हैं तीनों के मास m है और इनको 2m के साथ अट्रैक्ट करना है, तो m1 m2 की वैल्यू 2m स्क्वायर हो जाएगी, और सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है। तो इन तीनों चीजों की वैल्यू मतलब FA इक्वल टू FB इक्वल टू FC हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 2gm स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर हो जाएगी। तो ये 2gm स्क्वायर करके मुझे इन तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड मिल गए। अब इन्हें ऐड करना है, तो मैं इसको वेक्टर की तरह से ऐड करूंगा, यानी कि अगर इनका रिजल्टेंट मुझे निकालना है, तो अगर इनका रिजल्टेंट F है, यानी कि F इज इक्वल टू
वेक्टर एफ ए प्लस वेक्टर एफ बी प्लस वेक्टर एफ सी है। तो ये बात मैंने बहुत अच्छे से वेक्टर एडिशन में सिखाई हुई है, जिनको नहीं समझ में आती हो वहां पे जाकर के वो वाला वीडियो देख लेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ का जो एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा वो एफ ए का एक्स कॉम्पोनेंट जो कि 2gm² इंटू कॉस 90 हो जाएगा, तो पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा। एफ बी का एक्स कॉम्पोनेंट, तो अगर मैं बी को देखूं तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू प्लस ना होकर -2gm² इंटू √3/2 हो जाएगी। 30 डिग्री की वजह से √3/2, बिकॉज cos 30 √3/2 होता है, और माइनस साइन इसलिए बिकॉज ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बना रहा है। और एफ सी का जो एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा वो चूंकि सी इधर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, ये +2gm² इंटू √3/2 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। एफ वाई निकालने के लिए एफ ए का वाई कॉम्पोनेंट तो 2gm² हो जाएगा। तो ये जो बी है इसका जो वाई कॉम्पोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए प्लस नहीं होगा कि माइनस होगा। और चूंकि ये वाला एंगल 30 है इसलिए ये वाला एंगल भी 30 होगा। ये अगर मेरा वेक्टर एफ बी है तो ये वाला कॉम्पोनेंट एफ बी साइन 30 के इक्वल हो जाएगा, तो -FB साइन 30 यानी कि -2gm² इंटू हाफ हो जाएगा। और ऐसे ही एफ सी का भी जो वाई वाला कंपोनेंट है वो नेगेटिव, और इसकी वैल्यू भी फिर से -2gm² हो जाएगी। तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो ये 2gm² -gm² -gm² 0 हो गया। इसलिए पार्ट ए में नेट फोर्स 0 हो गया, जो कि 0 होना भी चाहिए था, बिकॉज ये तीनों जो फोर्सेस हैं सिमेट्रिक हैं, 120 डिग्री पे लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो इनको आपस में कैंसिल होकर के 0 हो भी जाना चाहिए था। अब पार्ट बी में ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स इफ मास एट द वर्टेक्स इज डबल्ड। इसमें कुछ अलग नहीं करना है, इस m को मैं 2m कर दूंगा। तो यहाँ पर जो मेरे एफ ए एफ बी एफ सी तीनों 2gm² आ रहे थे, उसमें एफ ए की वैल्यू 4gm² हो जाएगी, और ये दोनों वही पहले की तरह से 2gm² रहेंगे। तो यहाँ पहली वाली इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये वाला टर्म 0 है और ये दोनों टर्म आइडेंटिकल रहेंगे। एफ वाई में ये वाला टर्म 2gm² की जगह पर 4gm² हो जाएगा, इसलिए नेट रिजल्टेंट 2gm² ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में, यानी कि +2gm² जे कैप नेट फोर्स हो जाएगा। अब इन्होंने 2 स्पेशल केसेस बताए अलग से, इनको डराइव किया जा सकता है, लेकिन एनसीईआरटी लेवल पे इन्होंने डराइव कराया नहीं, तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं, पहली बात कह रहे हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हॉलो स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड अ पॉइंट मास सिचुएटेड आउटसाइड इट इज जस्ट as if the entire mass of shell is concentrated at the center of the shell। इसका मतलब ये कि सपोज करो मेरे पास कैपिटल R रेडियस का कोई कैपिटल M मास हो, और इसके सेंटर से स्मॉल दूरी पर बाहर कोई एक और मास स्मॉल m हो, तो स्मॉल m पे लगने वाला जो फोर्स F होगा वो मुझको ऐसे ही दिखाई देगा जैसे सेंटर पे कोई कैपिटल M का पॉइंट मास रखा हो और r दूरी पर ये स्मॉल m का मास रखा हो, यानी कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स डायरेक्टली G कैपिटल M स्मॉल m बाई r² ही हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये शेल है, ये पॉइंट मास नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो पूरा शेल है, अगर वो यूनिफॉर्म शेल है तो मैं उसके पूरे के पूरे मास को सेंटर पे सिचुएटेड मान सकता हूं, अगर मेरा स्मॉल m आउटसाइड द स्फीयर रखा है। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अ हॉलो स्फेरिकल शेल, यानी कि ऐसे ही शेल के लिए ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन अ पॉइंट मास सिचुएटेड इनसाइड इट इज 0, यानी कि फिर वैसा ही m मास का r रेडियस का शेल होता और इसके अंदर ये स्मॉल m मास रखा होता, तो इस पे लगने वाला फोर्स 0 होता। ये 2 रिजल्ट इन्होंने अलग से बता दिए, इसको आगे चल करके यूज करेंगे, अभी इसको कुछ यूज नहीं करना। इन 2 रिजल्ट के साथ मैं ये वाला टॉपिक खत्म करता हूं, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।